हरिओम सभी को एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू लाइव और ऑन यूट्यूब। सबसे पहले बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नहीं होगी। नो मैम। गुड, थैंक यू। चलिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट का, उसको देख चुके हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये मैंने उसका सीक्वेंस में भी कर दिए। कल क्वेश्चन आ रहा था ना, क्या ये सीक्वेंस में है? ये यहाँ से सीक्वेंस में है। ये यहाँ से है 1 2 3, ऐसा चल रहा है ये। ऐसा क्रम चल रहा है ये इनका, ठीक है। और यहाँ पे नंबर से लिख ही दिए हैं सीक्वेंस में। तो आप ऐसे इसको ऐसे भी लर्न कर लीजिएगा। ये क्लास में भी हम कर लेंगे, लेकिन इनको बाद में करेंगे। इन पे क्योंकि स्टोरी नहीं लिखी गई है आज। हम स्टोरी राइटर भी हो गए हैं आप लोगों के लिए। हमने कहानी लिखी है सस्टेनेबल गोल्स को समझने के लिए। जो 17 गोल्स हैं उनको आज के आज याद करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन, इनको हमने कब कब क्या क्या इनके बारे में हुआ, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, जिनकी क्लास छूट गई थी वो भी देख लेंगे। पहले नंबर पे क्या है? इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, मतलब भूखमरी को और गरीबी को खत्म करना। ये पहला हमारा गोल है कि कोई भी भूखा ना मरे। दूसरा गोल क्या है? मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली एक्सेसिबल, मतलब हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन मिले, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? प्रमोशन ऑफ हंगर, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड वुमन एम्पावरमेंट। ये हमेशा बात होती है कि महिला और पुरुष को समान समझा जाए और महिला का क्या हो, पावरफुल उसको बनाया जाए। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की हम बात सुनते रहते हैं जगह जगह। फिर काय में कमी लाई जाए, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, बाल मृत्यु दर है, उसमें कमी लाई जाए, ये फोर्थ है। फिफ्थ है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार लाया जाए। प्रिवेंशन टू डिजीज लाइक HIV एड्स मलेरिया, इन बीमारियों से हमको प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले, इसके इंतजाम किए जाए। एक गोल ये है 6th नंबर का। 7th नंबर का क्या है? एंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, की जो वातावरण है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि हाँ, हम ऐसे ऐसे साधनों का, ये जो आजकल कंसेप्ट आया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ये सब इसी का हिस्सा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। लास्ट क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना है, वही वाली बात जो हमने किया पढ़ा था ना अभी, कि कोई चीज मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो जो आपके पास है आप मुझे दे दो, जो मेरे पास है मैं आपको दे देता हूँ। पार्टनरशिप में यही होता है। या लाभ जो भी मिल रहा है, बेनिफिट जो हो रहा है, उसका परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। जो ज्यादा लगा रहा है पैसा, जो ज्यादा अपना फंड क्या करता है, फंड उसमें देता है, लगाता है, उसको ज्यादा मिल जाता है। जैसे 60% जो बेनिफिट होगा उसका 60% आप रखोगे, 40% मैं रखूंगा, मैंने कम लगाया है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर है कि डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ये हमारा 8th गोल है। इसमें देखो, आप इसको ऐसे भी ध्यान रखना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी पार्टनरशिप की बात हमारी लास्ट में आ रही है, और यहाँ पर भी पार्टनरशिप लास्ट में है 8th नंबर पे, वहां 17 नंबर पे है। ये हमारे क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हिंदी में हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया था। मिलेनियम मतलब क्या होता है? बताइए। सहस्त्राब्दिक। सहस्त्राब्दी। हम शताब्दी।
सहस्त्राब्दी, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है? कल ढूंढ के आइएगा। मैम वैसे तो ठीक है, सहस्त्रार ये तो लिखा हजार हुआ को है यहाँ बोलते हैं। पर। हजार को। हाँ, हजार को बोलते हैं। सामने लिखा हुआ है तो चीटिंग हो गई ये तो। चीटिंग हो गई, गलत क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो सहस्त्राब्दी मतलब सालों में जो डेवलपमेंट हमको करना है, उसके लिए हमने ये गोल, कम से कम सालों में, हम हजारों सालों में ये तो कर लें, इतना तो कर लें। ये 8 बहुत ज्यादा नहीं डिसाइड किए, कम से कम ये आज 8 अचीवमेंट तो हमारे पास हो। फिर अब हमारे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनका कंसेप्ट सबसे पहले कब आया, कहाँ इनकी जो है घोषणा हुई, कब इनको डिक्लेयर किया गया, क्या है इनके बारे में? ऐसी प्रक्रिया जिसमें आने वाली पीढ़ियों के हितों को, मतलब हम भी खर्च करें, हम भी यूज करें और आगे वाली पीढ़ी को भी बचा के जाए, छोड़ के जाए, ऐसा नहीं पूरा का पूरा हमने खर्च कर दिया। ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, या इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। फिर इसका कंसेप्ट आया कहाँ से, ये क्वेश्चन लास्ट में, अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ये चीजें ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए। 1987 में इस रिपोर्ट का नाम याद रखिए, वुड बंड वुंडलैंड रिपोर्ट। उच्चारण इतना टफ है इसका, वुंडलैंड रिपोर्ट। इससे ये कंसेप्ट आया है 1987 में, कि हमको सोचना चाहिए कि हमें अपनी लिविंग स्टाइल के बारे में सोचना चाहिए, कि हम जो जैसे रह रहे हैं वो ठीक है, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को, उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें हमको सोचना पड़ेगी। तो ये इसके बारे में किस में बात की गई थी, इस रिपोर्ट में इसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने हैं? 6 है ये। पहला कौन सा है? पुअर्टी एलिवेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। क्या करना है? पहला मोटो, अब इसको भी दोनों में याद हो जाएगा, वहां का 8 जो 8 है उनमें भी और जो 17 है उनमें भी। पहला क्या है हमारा? गरीबी, क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ क्या है बताइए? गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहने में हमको, वो एक गाना है ना, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, सुना है सबने। लेकिन यस उसको मैम। समझाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, पैसे से ही सब कुछ होता है। घर से बाहर निकलो, हर कदम पे पैसा चाहिए। आंख खुलते से पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? आंख खुलेगी तो टाइम देखना है, टाइम देखना है, या तो मोबाइल होना चाहिए, नहीं तो घड़ी होना चाहिए। दोनों कैसे आती है? पैसे से आती है। एक और तरीका है, पहले के जमाने में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, कैसे टाइम देखते थे, किसी को पता है? मैम वो रेत वाला यस होता मैम। था ना, वो रेत सूर्य। वाला, रेत ध्रुव वाले से तारा, भी पहले। पोल स्टार, सूर्य वेरी पोल के स्टार गुड, देखा। नीचे। वेरी गुड। सूर्य की और तारों की चाल से वो टाइम देखते थे कि अब यहाँ पे है, वो अपने जहां सूर्य की किरण पड़ती थी वैसे वो निशान बना देते थे कि अब ये, और प्रहर बोलते थे उस समय। पहला प्रहर है, ये दूसरा प्रहर है। 8 प्रहर होते थे ना पूरे दिन के, रात के मिला के 8 प्रहर। तो उनको वो ऐसे डिवाइड कर देते थे कि जो किरणें पड़ती थी, अब यहाँ किरण पड़ रही है मतलब ये इतना प्रहर हो गया है, ऐसे वो डिवाइड करते थे। तो लेकिन तब इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी पैसों की, लेकिन अब तो पड़ती है। अब हम ऐसे हो चुके हैं कि अब हमको देखना भी नहीं आता है, हमको कैलकुलेशन ही नहीं आती है तारों की और सन की कि कैसे कितना टाइम हो रहा है। इसलिए हमको क्या जरूरत है, किस चीज की बताइए? घड़ी या मोबाइल, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल एडाप्टेशन ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम ऐसी गतिविधियां करें, हम ऐसे काम करें कि जो एनवायरमेंट है वो उसको बहुत सरलता से, आसानी से उसको स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसे कोई परेशानी ना हो। ये है दूसरा। तीसरा क्या है? एनर्जी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता, कि अगर हम सोलर एनर्जी ला तो रहे हैं, लेकिन अब उसमें इतना होना चाहिए ना कि हमको वो जैसी जरूरत है वो जरूरत पूरी भी कर सके। बैटरी वाले व्हीकल आ तो गए हैं, लेकिन अब उनकी लिमिटेशन है ना। आप
पेट्रोल की गाड़ी को, डीजल की गाड़ी को आप कितना भी लंबा चला सकते हो, जगह जगह आपको फुलफिल हो जाते हैं वो, लेकिन हर जगह अभी तक सोलर हर जगह अभी तक बैटरी वाले व्हीकल के लिए चार्ज स्टेशंस नहीं बने हैं उतने। तो उनकी एक लिमिटेशन है कि 100 किलोमीटर ही चल पाएंगे या 99 किलोमीटर ही चल पाएंगे, इतना चार्ज करेंगे तब। कैपेसिटी अभी उनकी कम है, तो ये यूज मतलब वातावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी दक्षता भी तो हो, उनकी एफिशिएंसी भी तो ऐसी हो कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि वातावरण को भी नुकसान ना हो और हमारी जरूरत भी पूरी हो, ये एनर्जी की इफिशियंसी ऐसी हो, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर फोर्थ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड मेन मेड रिसोर्सेज, जो भी या तो नेचुरल है या मेन मेड है। ये कंजर्वेशन वर्ड का कल क्या मीनिंग बताया था मैंने, हिंदी में लिखा हुआ है, बचाना। चीटिंग कर सकते हो आप। क्या मैम बचाना, सेव, शायद ऐसे कुछ कहा था। सेव संरक्षण। करना, ये संरक्षण। संरक्षण सुरक्षा है ना। जैसे माता पिता पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया था ना कि बच्चों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही पूरे लोग मिलके एटमॉस्फेयर की, एनवायरनमेंट की क्या करें, सुरक्षा करें। उस स्पेशली फॉरेस्ट के या जो एनवायरनमेंट के कंसेप्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है कंजर्वेशन। बाकी तो हम प्रोटेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं या और दूसरे अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट क्या है, डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल सोर्स, वही सन और वाटर एनर्जी रिसोर्स पे हम ज्यादा अपने आप को, डिपेंडेंसी हमारी उन पे रहे, बाकी जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उन पे कम रहे डिपेंडेंसी। मैम ये संरक्षण कैसे होगा मैम, इसका ये बता दीजिए। मानव संरक्षण निर्मित। हाँ होगा, ये अभी हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए। आपने आपने ये सुनी होगी, सेंचुरी सुनी होगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जोन होते हैं बना के, जैसे जो नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल सेंचुरीज जो होती हैं, सुने, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुने आपने। यस मैम। हाँ, ऐसे करते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं कि उस एरिया में कोई जा नहीं पाएगा, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं रहती है, या वहां पे क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते, ये सब डिसाइडेड रहता है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके मैम। ठीक, अब हमारे ये हम पढ़ चुके थे, इस पे हम क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू रिवीजन करेंगे। गोल्स और ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि उनको जितना पढ़ेंगे, जितना उन पे बार बार डिस्कस करेंगे, याद रहेंगे। अब हम आज की हमारी मेन क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में और रियो 5+, हमने रियो समिट में देखा था, पढ़ा था ना कि एक डेट दी गई थी कि हमको 5 साल में, ईयर टाइम पीरियड एक डिसाइड किया गया था कि हमको 5 इयर्स में क्या करना है, ये काम करना है। तो वो काम हुए या नहीं हुए, इसको देखने के लिए आफ्टर 5 इयर्स एक फिर से ऑर्गेनाइज की जाएगी एक समिट। तो ये वही है, रियो+5 इसको बोलते हैं, जिसमें क्या हुआ, जो रियो समिट में जो भी बात की गई थी उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में इसमें डिस्कशन हुआ। तो क्या है इसमें देख लेते हैं, ये कब हुई। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, वो 1992 में हुई, आफ्टर 5+ कर दिए हमने, तो कितना हो जाएगा 1997। ये ईयर याद रखना है, रियो 5+ कब हुआ, 1997 में। कहाँ हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में। इंग्लिश वाले में देख लो, नहीं तो फिर हाहाकार मच जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देयर प्रोग्रेस वॉज reviewed by many countries, international organization and civil society during a special session of the United Nations General Assembly। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, कल बताया था यूनाइटेड नेशन की बहुत सारे नेशंस
डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं या डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनसे मिलकर एक यूनियन बनाया गया, उसी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। और जो भी इंटरनेशनल लेवल की या ग्लोबल लेवल की कोई प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन के लिए इसी में बात की जाती है। तो इसकी जो असेंबली है उस असेंबली में ये उसी के उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया ईयर आफ्टर द अर्थ समिट के बाद में, 5 ईयर बाद में। अंडर दिस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड, ये इसके ऊपर आ गया, देख लो, यही देख लो इसमें क्या हुआ। जो अब फॉलोइंग हम बताएंगे, इन प्लानिंग्स पर क्या हुआ, इसमें डिसाइड किए गए, एग्री हुए सारे लोग कि हम ये इन चीजों पर हम काम करेंगे। कौन से हैं वो, ये हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो घोषणा पत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। ये एक लाया गया, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा इसमें कि 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। जो रियो 5+ था उसमें क्या क्या एग्रीमेंट डिसाइड हुए। पहला तो हो जाएगा आपका रियो घोषणा पत्र, या इसको हम क्या बोलते हैं, रियो डिक्लेरेशन। फिर दूसरा क्या है, एजेंडा 21, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये इसकी बात उसमें भी हुई थी, लेकिन इसको दोबारा से यहाँ पे भी लेके आए हैं। तो ये कल भी थोड़ा सा बताया था कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एजेंडा 21 किस किस रियो समिट में आया है या अर्थ समिट में आया, कहाँ कहाँ पे एजेंडा 21 की बात हुई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों में है, वहां पर भी था, यहाँ पर भी था। और तीसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत। ये इंग्लिश वाले जाओ, ये लेकिन हिंदी भी पढ़ना जरूर, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज पढ़ के आंसर निकल पाएंगे आपके क्वेश्चन, वहां दोनों पढ़ना पड़ेंगे आपको, इसलिए ये ऐसी वाली हिंदी भी पढ़िएगा। क्लियर है ये। और दूसरी तरीके से कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, दूसरी तरीके से क्वेश्चन, हाँ बताइए मैम। ये क्या है, वक्तव्य सिद्धांत क्या है मैम, ये प्रबंधन उस पे मत जाइए, इंग्लिश में, हिंदी में देखिए। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी जो भी थ्योरी रहती है या रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उसको सिद्धांत बोलते हैं। और स्टेटमेंट मतलब ये, इसको वक्तव्य का मतलब कथन भी होता है, स्टेटमेंट होता है जो आपने बोला, क्या कहा गया। टिकाऊ प्रबंधन, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए, मतलब ज्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, सीधे से आप समझो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया गया या क्या क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, ये बात की गई इसमें। 3 चीजें ये हो गई। ठीक है भारती जी, क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। मैम हम्म, मैम जो रियो डी जेनेरियो था ना, वो ब्राजील में वो जगह है जहाँ ये उन्होंने डिसाइड करा था। और जो ये वाला रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये वाला रियो+5 में फिर उन्होंने इस पे दोबारा से एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे बात करी है, वो दूसरा वाला है ना? वो 1992 में हुआ था और ये 1997 में हुआ। ये उसी समय डिसाइड किया गया था कि हम आफ्टर 5 ईयर फिर से बैठेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमने अभी चीजें डिसाइड की हैं कि हमको ये काम करना है, उस पे काम हुआ या नहीं हुआ। ये एक ऑब्जर्वेशन, एज ए ऑब्जर्वेशन इसको लाया गया था, जो रियो 5+ है। अच्छा मैम, तो रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है ना? नहीं, हाँ, रियो डी जेनेरियो प्लेस है, और रियो 5 क्या है, वो आफ्टर 5 ईयर आफ्टर के लिए 5 रियो इयर्स का। प्लस 5 लगाया है उन्होंने। ठीक है क्लियर मैम। है? ओके, आगे बढ़े मैम आप। ये तीन हाँ, तीन मुख्य बिंदु हैं, तो ये क्या सिद्धांत पर चर्चा हुई, ये क्या है? सिद्धांत पर चर्चा नहीं हुई, ये तीनों
तीनों ये 3 मुख्य बिंदु ही हैं कि ये रियो 5, आपको ऐसे ही याद रखना है कि रियो 5+ में कौन से 3 मेन पॉइंट थे, या वो सीधे ही ऐसे ही पूछेंगे कि इनमें से कौन सा रियो 5+ में था या रियो 5+ में नहीं था। ये तीनों चीजें याद रखना है। ये मतलब एक स्टेटमेंट है ये कि इसके बारे में बात करना है हमको कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन या ज्यादा लंबे समय तक क्या होता है, नहीं तो हम वनों को काटते चले जाते हैं ना, तो वन खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी कम लकड़ियां हम खत्म काटते जा रहे हैं, वनों को कटाई करते जा रहे हैं, लेकिन नए पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, पेड़ खत्म हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। तो उस चीज से बचाने के लिए उस पे काम करेंगे, ये कहा गया है। सब वक्तव्य का मतलब ज्यादा टेंशन मत लो, ये वक्तव्य की आप इसको एक स्टेटमेंट के ऐसे कि ये कहा गया, बस इतना ध्यान रखना है। ये 3 चीजें हुई, ठीक है। प्रियंका जी, यस ये मैम। प्रिय, हाँ, हाँ मैम। सबको समझ में आ गया इतना, बढ़े आगे। ये 92 में कहाँ हुआ था मैम? जी, 1992 में? ये वही हुआ था, रियो में ही हुआ 1992 था, रियो में ही हुआ था, 92 में भी। 1997 में? दोनों जगह सेम है, रियो ही है जगह, अच्छा, रियो डी जेनेरिया। जी, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। हाँ, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया, वहीं पे हुए थे दोनों बार। चलिए, अब एक और उसके बाद फिर आफ्टर 5 इयर्स एक और आया, लेकिन ये पहले वाले से कैसा हो गया, आफ्टर 10 इयर्स हो गया। रियो 5 का तो आफ्टर 5 इयर्स है, लेकिन रियो जो फर्स्ट या अर्थ समिट था उसके ठीक 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया, रियो +10। रियो के 10 साल बाद, इसलिए इसको बोला रियो +10। जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, किसी को पता है कहाँ का शहर है जोहान्सबर्ग? यूएस का। अफ्रीका मैम, साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वहां का है ये। वहां के लोग कैसे होते हैं, सब ज्यादातर उनका कलर कैसा होता है, काले मैम, ब्लैक रंग है क्यों थोड़ा। क्यों होता है ऐसा बताओ। वो उनका पहले विवाद भी था मैम, मैंने थोड़ी सुनी है। जो क्रिकेट के अंदर अपने है वहाँ आरक्षण है, क्रिकेट के अंदर जैसे हमें यहाँ हाँ जाति में आरक्षण मिलता है, उन हाँ पे कई दिन पहले विवाद भी हुआ था। फिर हाँ। उन्होंने वो क्रिकेट के अंदर उनको आरक्षण दिया है, अभी 5 खिलाड़ी गोरे खेलेंगे और इतने खिलाड़ी काले खेलेंगे। अरे वो बस काले ऐसी गोरे का लड़ाई भी चली रहती है। वो अलग झमेला है, उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एनवायरमेंट में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम एनवायरमेंट का लॉजिक लगाएंगे कि क्यों काले होते हैं वो, हाँ कोई जी मैम। लॉजिकल बताएगा। जैसे कि मैम कोई और मैम, कोई मैम कुछ मैं सबसे हाँ प्रियंका जी बताइए। मैम जो विषुवत रेखा के नजदीक जो देश होते हैं, कंट्रीज, तो वहां के लोग अधिकांश काले होते हैं क्योंकि वहां सनरेज ज्यादा पड़ती है। अपने इंडिया एक्सीलेंट में ही एक्सीलेंट, साउथ परफेक्ट साउथ आंसर, एरिया में। परफेक्ट आंसर। इसी आंसर की हम जो है आपसे अपेक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत बहुत मतलब मन प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया आपने। जिन जिन को भी पता है, सही आंसर है ये कि इक्वेटर के नियर जो भी कंट्रीज होती है ना, वहां पे क्या होता है, सनरेज एकदम स्ट्रेट पड़ती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, कलर ऐसा होता है इसके कारण से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम क्या देखें क्या हुआ। इट इज ऑल्सो, समझ में तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे, किसी को नींद तो नहीं आ रही, पहले बता दो। नो मैम। समझ में आ रहा है सबको? यस हाँ जी मैम। मैम। चलो धन्यवाद, जीवन सफल हो गया हमारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ समिट 2002। इसको और क्या बोलते हैं, अर्थ समिट। अर्थ समिट फर्स्ट कौन सा था बताइए। 1992। वेरी गुड। और अर्थ समिट 2002 ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड, इसको क्या बोलते, पूरा क्या बोलते हैं, अर्थ समिट 2002 नोन एज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ये।
कौन सा? 2002 याद रखना है, जोहान्सबर्ग याद रखना है। अभी लास्ट में पूछेंगे फिर से, समय नहीं बचेगा वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आफ्टर टेस्ट मंडे को पूछेंगे। टेस्ट में भी आ सकती है ये चीजें। इन दिस द गोल ऑफ कंप्लीट implementation of agenda 21 was, क्या लिखा है ये? रिटायर्ड नहीं, reiterated, भगवान जाने रिपीटेड गूगल। मैम होगा। इधर देख लेते हैं अपन, इसमें एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से, हाँ मतलब वही रिपीटेड है, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। फिर से मतलब जो एजेंडा 21 वहां पे लिया गया था ना, उसको कैसे एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्रियान्वयन लिखा है ना, मतलब एग्जीक्यूट, फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए उसको ऐसा का ऐसा फिर से ले लिया गया है, इसमें भी 2002 में भी। फिर अगला क्या है? देयर वाज टॉक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पे अब आके बात हुई, वो जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे थे ना, उसके बारे में, उनके इम्प्लीमेंटिंग की, उसको मतलब प्रैक्टिकली करने की बात यहाँ पे हुई। ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स अलग अलग ध्यान रखना कि किसमें क्या बात हुई। ये यहीं पे क्वेश्चन में आप फंसोगे कि आप सोचोगे कि मिलेनियम गोल तो हमने वहां पढ़ लिए थे, यहाँ पे क्या? वहां पे आपने पढ़े थे कि डिसाइड किए गए थे ये मिलेनियम गोल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हुआ? उनको व्यवहारिक रूप में लाने की बात की गई कि डिसाइड तो कर लिया, आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम देखते हैं ना आजकल हमारे आसपास हो रहा है काम। तो यहाँ 2002 से काम होना स्टार्ट हो गए, मतलब बात कर ली कि अब उसको काम करना है, उस पे अपने को, सिर्फ उसको बातों में नहीं रखना है। रियो 20 भी है, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गए 5, 10। अभी 20 क्यों बोल रहे हैं इसको, बताइए? जैसा अभी 10 बोल रहे थे, 20 क्यों है ये? क्योंकि मैम मैम ये ये 1992 के 20 ईयर बाद आया इसलिए। वेरी गुड। और कब हुआ है ये? 2012 में। 2012। आपको एक भी चीज याद है ना, आप लॉजिक लगा के कैलकुलेट करके निकाल लोगे, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में, एक भी चीज पता है तो आप निकाल लोगे, ठीक है? इसमें क्या हुआ? दिस वॉज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी कैसा था? ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और इसमें क्या हुआ? ये भी रियो में ही, रियो +20। इसकी जगह कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी जगह अभी नहीं पता चल रही है, मैं बता दूंगी। लीडर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अलोंग विथ, इसमें कौन कौन लोग थे? ये इन लोगों की बात हो रही है, ये अलग अलग देशों के लीडर्स थे, इसमें अलग अलग सेक्टर्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, इसमें उन्होंने भाग लिया था। होते ना, जैसे अब हमारे यहाँ कुछ समिट हुई तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सरकार के लोग गए थे। अभी G20 हुआ था हमारे यहाँ अलग बड़े बड़े शहरों में, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सरकार के लोगों ने भाग लिया, बिजनेसमैन लोग भी गए थे ना, टाटा, बिरला, अंबानी, सब लोग गए थे। तो ऐसे ही जब ये वाला हुआ तो इसमें भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग लोगों ने, और जो उनके लीडर्स थे उन लोगों ने भाग लिया था। इट्स डॉक्यूमेंट वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम, अब ये नेम जरूर याद रखना है, द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं, ये इसका थीम भी कह सकते हो आप। या ये जो डॉक्यूमेंट है किस नाम से प्रकाशित हुआ? द फ्यूचर वी वांट, हम कैसा भविष्य चाहते हैं, या हम जो भविष्य चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे पूछ लेंगे तो रियो 20+ का जो डॉक्यूमेंट था उसका क्या नाम था, आप याद रखिएगा इसको। फिर की फोकस फैक्ट्स क्या क्या है इसमें, कौन कौन से मेन पॉइंट है? रिड्यूसिंग पुअर्टी, हर जगह आपको पहला पॉइंट तो यही मिलेगा। दूसरा क्या है? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से क्या मीनिंग है? यहाँ पे एनर्जी हम किस किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा बहुत सबको आइडिया है? कितने टाइप से एनर्जी हमको मिलती है, बताइए? मैम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। हम्म। और ये तो सब आपने ऐसी वाली बता दी जो नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब वो बताइए जो नुकसान पहुंचाती है। कोयले से बिजली बनती है,
कोल से बिजली बनती है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनसे बनती है एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं कि नहीं। तो क्लीन एनर्जी का मतलब यही है कि उन वाले को छोड़ के हम जो आपने बताए इन वाले की तरफ जाएं। क्लियर है इतना? हाँ जी मैम। समझ में यस आया सभी को? मैम। हम्म। मैम जैसे पहला वाला था वो 1992 में हुआ, जो हाँ एग्रीमेंट मीटिंग हुई हाँ। थी। फिर हम्म। दूसरी हुई 1997 में। हाँ फिर तीसरी 2002 में। ये चौथी है ना? हाँ। ये तीसरी होगी ना मैम, अब क्लास आप 10 वाला देखो, है ना ये, आप तो कंफ्यूज क्लास मत हो। 5 एंड क्लास 10। आप तो यहाँ से पहली अर्थ समिट हुआ, पहला तो अर्थ समिट ही हुआ हमारा। सबसे पहले उसका सिर्फ रियो था, रियो समिट। उसके बाद उस आफ्टर 5 ईयर तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये उसके बाद में फिर ये आया, ये तीसरा हो गया, ये फिर चौथा हो गया। कोई डाउट नहीं रखना है मन में, ओके मैम। ठीक। और अगर रियो प्लस वाला पूछ रहे हैं कि रियो 5+, रियो 10+, तो वो फिर रियो को छोड़ के उसके बाद वाले तो वो 3 हो जाएंगे। दोनों तरह से ध्यान रखिए। मैम याद रखिए कि आगे बढ़े। और किसी को कुछ तो नहीं पूछना? चलिए, मुझे लग रहा है स्टोरी आज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। स्टोरी हो जाएगी। अभी हमारे पास है 10 मिनट्स। स्टोरी हम करके ही जाएंगे आज, क्योंकि इनको याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे आ गए संयुक्त राष्ट्र के 17 नए धारणीय विकास लक्ष्य। वो भी संयुक्त राष्ट्र के ही थे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन देख रहा है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस मिलके देख रहे हैं। तो पहले 8 थे, उसके बाद उसमें उन्होंने और ऐड कर लिए, तो अब कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये 17, थोड़ी सी हम कहानी पढ़ लें पहले इसकी, क्या है ये। यह लक्ष्य 2015 के पश्चात, मतलब बाद में, विकास एजेंडा को एक्सेप्ट करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में यूएनओ की असेंबली में, हायर जो उसकी बैठक होती है हाई लेवल की, उसमें 17th वे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के समय आयोजित किए गए। ये कहानी है, ये तो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगी कि सिर्फ आपको इसमें क्या रखना है, ईयर याद रखना है, कब इनको एक्सेप्ट किया गया, 2015 में। और कौन सा था वो समिट, 17th यूएन का। यूएन के जो समिट होते रहते हैं उसमें उसका नंबर कौन सा था, 70वां था, 17th था। और बस ये इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्या है, इस धारणीय मैम विकास। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सबको नो नहीं हो मैम रहा है हो रही स्क्रीन है। शो? हो रही पिन है हो कर रहा मैम लीजिए, तो। जिसको नहीं हो रहा है हो पिन कर रही है मैम। लीजिए। कितने देश थे यहाँ पर, 150+ देशों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी असली स्टोरी पे। एक बार इनको इंग्लिश में देख लेंगे, फिर हम कहानी की तरफ चलेंगे। पहले नंबर का क्या है, नो पुअर्टी। सबसे पहले अभी हमने बात की थी ना कि 8 वो है, उसमें भी पहले नंबर का क्या है, पुअर्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जीरो हंगर, गरीबी मिट जाएगी तो खाने को मिलेगा। और तीसरा क्या है, खाने को मिलेगा तो हम हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। चौथा, अगर अच्छे रहेंगे, हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एजुकेटेड हो, मतलब क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलेगी। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, जो पुराने विचारों के होते हैं, दकियानूसी ख्यालात के होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़के को पढ़ाओ लड़की को मत पढ़ाओ। तो उसको खत्म करना है, उस बात को, जेंडर इक्वलिटी को लाना है। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि पानी स्वच्छ हो और सारी स्वच्छता वाला माहौल हो। आजकल
लगातार 7 वर्षों से कौन नंबर 1 पे चल रहा है स्वच्छता सर्वे अभियान में? इंदौर। 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 इस बार संयुक्त रूप से इंदौर और गुजरात का कोई बड़ौदा शायद शहर आया था कॉमनली, सूरत या सूरत आया था शायद इस बार। तो स्वच्छता हमको बहुत ज्यादा अभी काम चल रहा है। ये सब चीजें हमको लग रही ना जो एकदम से कैसे होने लगी हैं, ये एकदम से नहीं हो रही है। ये पूरी इबारत, ये पूरी कहानी यहाँ लिखी गई है, इसलिए अब हमको चीजें नजर आ रही हैं। फिर अगला क्या है? अब पानी तो मिल गया, पानी मिल गया तो फिर लाइट भी चाहिए हमको। बिना लाइट के पढ़ाई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे? कोई भी काम नहीं हो सकता बिना लाइट के। आज हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो 7th नंबर पे कैसी लाइट? क्लीन एनर्जी, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा था, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। मतलब जो एनवायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे डिसेंट वर्क क्यों बोला गया है? डिसेंट, आप हम सब योग वाले हैं, हायर एजुकेशन आज से आपकी स्टार्ट भी हो गई है, सर ने आज वैदिक शिक्षा पढ़ाई होगी। तो वहां पे एक कंसेप्ट आता ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात की जाती है। तो अर्थ वाली जब बात आती है तो उसमें लिखा गया है कि शास्त्रों में जो किसी भी काम को करने की विधि बताई गई है, मेथड दी गई है, जो हमारे लिटरेचर है, एंशियंट लिटरेचर है, उसमें हमको जो अच्छे तरीके से काम करना बताया है कि उसको कहना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे काम का मतलब यहाँ पे है मोरल। गलत काम नहीं करना है, चोरी डकैती करके हमको पैसे नहीं, कि हमने दूसरे का लूट लूट के अपनी खूब इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, हमारे पास तो सब हो गया और दूसरे को हमने कंगाल कर दिया, ऐसा ना हो। वो कंसेप्ट है यहाँ पे कि डिसेंट वर्क हम करें और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब क्या हो रही है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज लाने की बात, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे उस पे काम? फैक्ट्रियां लगा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। नई नई खोज करो, नए नए डिस्कवरी करो रोज के रोज, तो नई नई और ज्यादा डेवलपमेंट की, ज्यादा हमारी लाइफ को इजी बनाने की। जैसे अब ये जो सोलर पैनल का कंसेप्ट आ गया आजकल, अभी एक जगह सफर कर रहे थे तो देखा छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनमें भी छोटे छोटे सोलर पैनल लगे हुए, एक एक प्लेट के, दो प्लेट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये कि हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, नया नया अपने आइडिया लेके आना। उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता को कम करना। ये कहानी में अभी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, सीक्वेंस एकदम याद हो जाएगा। फिर अगला है, देखो सब लोग, सबको रोजगार मिल रहा है, सब बढ़ रहे हैं तो बराबरी आ ही रही है, गरीब और अमीर का फासला कम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, कि सबको, मतलब सस्टेनेबल का वही कंसेप्ट, सस्टेनेबल वर्ड जहां भी आए, सतत लगातार चीज बनी रहे, हमारे पास भी रहे और आगे वाली जनरेशन को भी मिले। तो ऐसी हमको सिटीज बनानी है जो सस्टेनेबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि बाढ़ आया, भूकंप आया, आंधी आई और वो मतलब गए, बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, खत्म सब, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ऐसे हमको टेक्नोलॉजी लानी है। जैसे हम जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं, चाइना है, जापान है, वहां पे तो आजकल ऐसा है कि वो कितनी बड़ी बड़ी सुनामी और वो जाते हैं, बहुत नुकसान नहीं होता है उनको, ऐसे ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज कर ली है, डेवलप कर ली है। ऐसे ऐसे हाउस वो बना लेते हैं, फ्लोटिंग हाउस बना लेते हैं कि ज्यादा उनमें नुकसान नहीं होता है। जो उनके नॉर्मल है ये ईंट पत्थर के मकान, वो तो टूट जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही अपने सामान सहित शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे वाले जो डिजास्टर के समय जो हाउस यूज किए जा सकते हैं उनमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बहुत नुकसान नहीं होता है। ऐसे वाली कंसेप्ट लाना है, इस पे ज्यादा काम करना है। फिर 12th नंबर का क्या है? अगर हमारे अच्छे घर रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अगली बात ये बोल रहे हैं कि
जितनी जरूरत हो, मतलब हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसका कंजम्पशन भी हो उतना कि उसको कंज्यूम भी किया जाए। ऐसा नहीं हमने भाई खाना बना के रख दिया 100 लोगों का बिना कुछ सोचे समझे। 100 लोग तो आए नहीं, 8-10 लोग ही आए तो उसका क्या होगा, वो वेस्ट जाएगा। तो उस चीज से भी हमको बचना है कि हम ऐसा प्रोडक्शन कंसेप्ट लेके आए, ऐसे प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर या पैटर्न्स लेके आए कि जो प्रोडक्शन है वो पूरे ही यूज हो जाए। उसको हम सुनिश्चित करें, डिसाइड कर लें, ऐसा फिक्स कर लें, मतलब कॉन्फिडेंटली हम बोल सके कि हाँ 100 लोग का बनाया है तो 100 लोग आएंगे, पूरा खाना बराबर हो जाएगा, बचेगा नहीं, कुछ फालतू नहीं फिकेगा। फिर अगला क्या है, क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी है प्लान्स क्या क्या बनाए जाने चाहिए उनके बारे में हम काम करें। अगला है लाइफ बिलो वाटर, ये क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में। और लाइफ ऑन लैंड, ये तो आसानी से आप दोनों एक साथ हैं, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। फिर इसके बाद आपका आता है 16, सब कुछ ठीक है तो इंसान शांति से रह सकता है, सब कुछ अपना अच्छा खासा चल रहा है तो चैन से सुकून से सोते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई टेंशन है दिमाग में, बढ़िया आराम से सुकून से रहता है। लेकिन फिर भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई जबरदस्ती आपको टॉर्चर कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, किस चीज के, जस्टिफिकेशन के लिए। बहुत अब स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा थोड़ी कि उसकी बिल्डिंग मजबूत बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि उसका डिसीजन जो है वो हर एक को मानना पड़ेगा, वो अपना डिसीजन मनवा सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पार्टनरशिप, याद है वहां पे 8th नंबर पे था पार्टनरशिप, याद है या भूल गए, बताइए। याद है मैम। याद है, बहुत फास्ट तो नहीं हो गए ये 17। अब ये स्टोरी पे चलते हैं अपन लोग। लास्ट क्या है, और इसको पता है आप कैसे याद रख सकते हो, 17, डेट 17 को क्या क्या होता है, किसका बर्थडे आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप सब जगह जाके सारे लोगों को भारत में ले लेके कौन आया है, या खुद भी सब जगह जा जाके किसने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बोल रहे हैं मैसेज करके, मैम माइक टाइम ऑन। हो गया ये बोल। टाइम हो गया, सर आ गए क्या। छोटी सी स्टोरी है, सुन लो, याद हो जाएंगे अभी, फिर कल मैं पूछूंगी इनको, पहले पूछूंगी उसके बाद आगे का पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो भाई कहानी शुरू करें। सर आ गए हैं क्या, अभी नहीं आए हैं। नहीं आए लगता है मैम। हाँ तो चलो हम आगे अपनी बढ़िए। कहानी कंप्लीट कर लेते हैं, बस 5 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। एग्रीड और नॉट एग्रीड। एग्रीड मैम। ओके मैम। ओके ओके, चलिए। कान खुले रहेंगे, आंखें खुली रहेंगी, कहानी सुनते हैं तो नींद आ जाती है, लेकिन इस कहानी सुनने के बाद हमको जागना है, सोना नहीं है, ठीक। तो भैया एक हमारे गांव में कौन थे, जग्गू भैया थे। जग्गू भैया पढ़े लिखे तो नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा थे। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। कितने बच्चे थे उनके, दो। 2 बच्चे थे। हुके देना, हुके हमारे यहाँ पे बोलते हैं, हुका देना। दादी नानी कोई कहानी सुनाती है तो ऐसा न लगे सो गया, तो हुका देना बोलते हैं। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं। 2 बच्चे थे, बच्चे का नाम, बेटे का नाम क्या था, कृष था, और बेटी का नाम क्या था, मेधा था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो बोलने लगे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी गरीबी दूर करना है। पहले नंबर का ये जो रेड कलर में है ना, ये वही है आपके 17 सस्टेनेबल गोल जो आपको इस स्टोरी में मिल जाएंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है, बताइए क्या करना है, गरीबी गरीबी दूर करना है। फिर फिर हम, अगर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तभी तो हमारा पूरा परिवार दोनों टाइम भरपेट सफिशिएंट भोजन कर सकेगा।
नंबर 2 पे हमको क्या करना है, भरपेट भोजन करना है, भोजन। गरीबी दूर हो जाएगी तो भोजन मिलेगा। फिर अगर हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी भी और हमेशा हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थर्ड है हैप्पी और हेल्दी। फिर हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकेंगे। ये सारी बातें कौन कर रहा है, जग्गू भैया अपनी श्रीमती जी को बता रहे हैं ये सारी चीजें। फिर अगर नहीं अच्छी एजुकेशन पाएंगे तो, और या हैप्पी मतलब ये अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा परिवार क्या होगा, पूरा खर्चा काय में हो जाएगा, दवाइयों में ही पूरा पैसा क्या होता चला जाएगा, बर्बाद होता चला जाएगा। इतने में ही उनकी माताश्री आ गई। किनकी माताश्री, जग्गू जी की माँ। जग्गू जी। हाँ, और क्या करने लगी, डांटना शुरू कर दिया। किसको, जग्गू जी को। क्यों डांटने लगी बताओ। डकियानूसी विचार हैं उनके, ख्यालात बहुत पुराने हैं। क्या बोल रही हैं कि क्या जरूरत है, लड़की को पढ़ाना चाहिए। लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है उसको मेधा को पढ़ाने लिखाने की। बस वो उसको क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है, संभालना है उसे अपनी माँ की तरह या मेरी तरह। जो पैसा बचेगा उसकी पढ़ाई का, उसको क्या करना, बबुआ मतलब बच्चे के लिए बोल रही है कि बबुआ बेटे को, को। हाँ बेटे खूब के लिए। पढ़ाओ, बड़ा अफसर बनाओ। माँ की बात सुनकर जग्गू भैया को उनकी सोच पर दुख होने लगा। कैसा सोचती है मेरी माँ, कितना बुरा सोचती है। और फिर वो उनको समझाते हुए कहते हैं, माँ मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। इक्वलिटी की बात आ गई, जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे 5वें नंबर पे। मैं दोनों को ही खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। बबुआ का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाडो एक दिन अफसर बिटिया जरूर बनेगी। ऐसा होता भी है, कई घर में लड़कों के पीछे बहुत फोकस किया जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, आगे में कहते नहीं है, आगे फिर क्या हुआ, भाभी जी मतलब जग्गू जी की श्रीमती जी बोल उठी। कैसे, बड़ी कुछ टेंशन में आकर बोली वो, बाकी सब तो ठीक है लेकिन पानी 6 नंबर पे हमने पढ़ा है वाटर, और बिजली 7th नंबर पे हमने पढ़ी है बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन बिजली और पानी और बिजली का क्या करेंगे हम। कहने को तो 6 वाटर रिसोर्स हैं, ये 6 यहाँ पे स्पेशली इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि ये 6 नंबर पे है पानी, तो आपको याद रहे ये कि 6 वाटर रिसोर्स 6वें नंबर पे, ठीक। 6 वाटर रिसोर्स हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन कुछ सूख रहे हैं और कुछ का पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मतलब पोल्यूटेड है वो। सातों दिन बिजली ही कहाँ मिलती है, जो हमें मिलती है हमें, जो हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकें, एग्रीकल्चर को हम अपने अच्छे से डेवलप कर सकें। बिन सिंचाई कैसे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकेंगे। 8वें नंबर पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छे से सिंचाई नहीं होगी, खेती अच्छे से नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तब जग्गू भैया अपनी आंखों में कुछ चमक लिए हुए बोले, आ गए सर हरिओम सर, बस 2 मिनट और दीजिए क्या बोलते हैं, अरे भाग्यवान तुम चिंता क्यों करती हो, कल ही समाचार में मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हुए सुना, वह सभी गांव में इंडस्ट्रियां लगवाने और नई नई इन्वेंशन कराने की बात कर रहे थे। जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो विकास भी होगा और बिजली पानी भी मिलेगी। इंडस्ट्रियां और इन्वेंशन ये 9th नंबर में आ गए। फिर तब देखना सूदखोर साहूकार और कर्जदार किसान एक बराबर होंगे। समानता यहाँ पे आ गया, इक्वलिटी 10th नंबर पे। साहूकार लोग यही करते थे ना कि मूल ही जो वो मूल और ब्याज ब्याज इतना चलता था कि जो मेन उन्होंने अमाउंट लिया था वो तो वहां तक बात ही नहीं पहुंचती थी, वो ब्याज ही उनका खत्म नहीं होता था। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है 10th नंबर पे कि सब बराबर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सबका अपने खुद के सुरक्षित घर
में भी, सपना पूरा करने में भी क्या करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और एक चैलेंज है, मगर सरकार के सामने एक चैलेंज ये है कि जो प्रोडक्शन का पैटर्न है वो ऐसा हो, सस्टेनेबल कंज्यूमिंग जो है वो कंफर्म हो उससे। तो ये 12th नंबर का आ गया। और जलवायु पर इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़े, क्योंकि जैसे ही नई फैक्ट्रियां लगती हैं वैसे ही क्या होता है, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड दोनों को ही खतरा पैदा हो जाता है। अगर अब सब कुछ अच्छे से प्लानिंग के साथ हुआ, उसके अनुरूप हुआ, तो हम सभी लोग बढ़िया शांति से चैन की नींद सोएंगे। लेकिन कुछ लोग अगर फिर भी गड़बड़ करेंगे तो उनके लिए पावरफुल संस्थाएं बनाई जाएंगी और सब इम्पोर्टेंट लोग मिलकर हमारी सरकार के साथ पार्टनरशिप करेगी। अब कुछ समझी भाग्यवान हमारे अच्छे दिन कैसे आएंगे। और दोनों की आंखों में चमक तथा ओठों पर स्माइल थी। तो यहीं पे हमारी जो है कहानी समाप्त हो गई। आई होप सबको लर्न हो जाएंगे इस स्टोरी से। तो कल मतलब मंडे को या फिर एग्जाम में भी पूछ लूंगी ये, तो सबको ये याद होने चाहिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर कोई और स्टोरी हो लाइक उस टाइप से कुछ, वो नहीं चलेगी, ये चलेगी? आप अपने हिसाब से बना लीजिए। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, क्यों ये इतनी खराब थी क्या? नहीं नो मैम, मैम, एक्चुअली अच्छी ना है। किसी और स्टोरी से याद कर रखे हैं ये हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। या ठीक है, दैट्स व्हाई। कोई नहीं। चलिए। शांति पाठ करेंगे।